अगर कल सुबह भारत सरकार अनाउंस कर दे कि रिजर्वेशन खत्म, तो क्या होगा? क्या देश अचानक से मेरिट बेस्ड बन जाएगा या फिर वापस से कुछ लोग सिस्टम से बाहर हो जाएंगे? अगर रिजर्वेशन कंटिन्यू रहता है तो क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म हो पाएगी? ये डिबेट सिर्फ पॉलिसी की नहीं है, ये डिबेट है आइडेंटिटी की, हिस्ट्री की और पॉलिटिक्स की। और ऑनेस्टली ये हमारे सोसाइटी का सबसे अनकंफर्टेबल सच की कहानी है। आज सोशल मीडिया पर दो एक्सट्रीम नैरेटिव्स चल रहे हैं। एक साइड कहती है कि रिजर्वेशन ने मेरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, दूसरी साइड कहती है कि अगर रिजर्वेशन हटा दिया तो इक्वालिटी खत्म हो जाएगी। पर सच क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे। क्या कास्ट हिंदुइज्म ने बनाया है? क्या जाति जन्म से होती है या कर्म से? मनुस्मृति एक्चुअली में क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज को कास्ट डिवीजन से क्या फायदा होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है तो सॉल्यूशन क्या है? आज हम हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रैक्टिकल लेंस से पूरे इशू को समझेंगे। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। रिजर्वेशन इंडिया ने 1950 में इन्वेंट नहीं किया। रिजर्वेशन के रूट्स ब्रिटिश पीरियड से भी पहले की हैं। साल था 1902 जब कोल्हापुर के राजा शाहू महाराज जी ने पहली बार गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा को इंट्रोड्यूस किया था। रीजन सिंपल था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से एक सोशल ग्रुप के कंट्रोल में था। बाकी कम्युनिटीज एजुकेशन और गवर्नेंस दोनों से बाहर थी। उस टाइम का इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कठोर था। कुछ कम्युनिटीज को तो स्कूल तक में एंट्री नहीं मिलती थी, टेम्पल्स का एक्सेस नहीं था और ना ही लैंड ओनरशिप थी। रही बात गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की, वो तो बिल्कुल ना के बराबर। यहीं से एक आइडिया डेवलप हुआ। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ सेम रूल्स नहीं है। अगर स्टार्टिंग लाइन अलग हो तो रेस फेयर नहीं होती है। इसके बाद फिर ब्रिटिश पीरियड में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटी के बेसिस पर डिस्कस होने लगा। साल था 1932। उस समय कम्युनल अवार्ड एक टर्निंग पॉइंट बना, जहाँ डिप्रेस्ड क्लासेस, जो कि आज के शेड्यूल्ड क्लास हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात हुई। ये वही मूवमेंट था जब गांधी और अंबेडकर जी के बीच में एक हिस्टोरिक नेगोशिएशन हुआ, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट कैंसिल हुआ, लेकिन रिजर्व्ड सीट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यहीं से मॉडर्न रिजर्वेशन की फाउंडेशन होती है। अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिजर्वेशन क्यों दिया? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने एक डिलेमा था। एक तरफ इक्वालिटी का आइडियल और दूसरी तरफ सेंचुरीज का एक्सक्लूजन। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर स्टेट न्यूट्रल रहेगी तो इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोविजंस को अलो किया। इसी के साथ साथ एक चीज समझना जरूरी है, रिजर्वेशन को देखा गया एक कलेक्टिव मैकेनिज्म की तरह। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं सोचा गया था। इनिशियली ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल तक के लिए ही इमेजिन किया गया था। आइडिया ये था कि सोसाइटी ग्रेजुअली इक्वल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर साल आता है 1990 का, जब इंडिया का सोशल पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल गया। साल 1990 में मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट हुई। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी को 27% की रिजर्वेशन मिली। सडनली रिजर्वेशन सिर्फ हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी का इशू नहीं रह गया, इट बिकेम मास पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इसके बाद प्रोटेस्ट हुए, सेल्फ इमोलेशन हुए और सोसाइटी शार्पली डिवाइड हो गई। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 50% की कैप भी लगा दी थी रिजर्वेशन के ऊपर, और साथ ही में एक क्रीमी लेयर का टर्म भी इंट्रोड्यूस किया। क्रीमी लेयर का मतलब है जो भी लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं बट इकोनॉमिकली वेल हैं, उन्हें ओबीसी कोटा का फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ से ये रिजर्वेशन पॉलिसी सोशल जस्टिस प्लस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन दोनों बन गई। फिर साल आता है 2019 का, जब भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर उन्हें रिजर्वेशन दी जाएगी जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं, सरल शब्दों में जिनके पास पैसे नहीं है। इसका लॉजिक ये था कि पॉवर्टी कास्ट नहीं देखती, किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति गरीबी रेखा में हो सकता है। बट इतने बड़े फैसले के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों ना हो। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के सपोर्टर्स ने कहा कि अगर पिछड़े वर्ग को आगे लेकर आना है तो उसके लिए उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके लैंड होल्डिंग और इनकम को देखना जरूरी है। बट ईडब्ल्यूएस के क्रिटिक्स का कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होती, सोशल नेटवर्क्स, मैरिज पैटर्न और रिप्रेजेंटेशन गैप अभी भी कास्ट से लिंक है। यानी डिबेट का रियल क्वेश्चन है, क्या इंडिया की इनइक्वालिटी आज इकोनॉमिक है या अभी भी सोशल स्ट्रक्चर से ड्रिवन है? और सच ये है कि दोनों ओवरलैप करते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या जाति कर्म से होती है या जन्म से? क्या हिंदू स्क्रिप्चर्स कास्ट को बर्थ से डिफाइन करते हैं? भगवत गीता का एक अध्याय बार बार कोट होता है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. Krishna in Bhagavad Gita speaks this wonderful shloka. He says that he is the creator of this system of varnas. There are 4 kinds of divisions in the society. Krishna has created these divisions. Chaturvarnyam
Maya Srishtam. I am the creator of these 4 divisions of Vedic society. Who are these 4 categories of people? Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. And what is the basis of dividing the society into these 4 classes? Guna Karma Vibhagashaha. Guna means their qualities, Karma means their activities. Based on the qualities and activities of people, the people in this society are divided into these 4 categories. इसका मतलब यह है कि सोसाइटी का डिवीजन क्वालिटीज और एक्शंस के बेसिस पर है, ना कि जन्म के आधार पर। यहाँ पर जो वर्ण का कॉन्सेप्ट है यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जन्म के ऊपर आधारित नहीं रखा गया है। इसकी जगह ऑक्यूपेशनल और साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन माना गया है। बट आज के समय में ये फिलोसॉफिकल थ्योरी आज की सोशल रियलिटी से बिल्कुल अलग हो चुकी है। रिलीजन का टेक्स्ट एक चीज कह रहा था और सोसाइटी ने उस स्ट्रक्चर को बहुत ही कठोर बना दिया। अब समझना जरूरी है कि ये मनुवाद को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। मॉडर्न पॉलिटिक्स के डिस्कोर्स में मनुवाद एक स्ट्रॉन्ग वर्ड की तरह देखा जाता है। मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र टेक्स्ट है जो सोशल रूल्स को डिस्क्राइब करता है। क्रिटिक्स का कहना है कि इसमें कुछ ऐसे अध्याय हैं जो हायरार्की को जस्टिफाई करते हैं और साथ ही में इनइक्वालिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। बट डिफेंडर्स का कहना है कि मनुस्मृति यूनिवर्सल बाइंडिंग लॉ नहीं है। एशियंट इंडिया में मल्टीपल स्मृतिज थी और लोकल कस्टम ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। हिंदू फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जैसे उपनिषद, वेदांत स्पिरिचुअल इक्वालिटी की बात करते हैं, यानी डिबेट रिलीजन वर्सेस सोसाइटी का भी है। हिंदू धर्म ने कभी भी इनइक्वालिटी सिखाई ही नहीं, जबकि इनइक्वालिटी का रूट कॉज सोसाइटी ही है। अब समझना जरूरी है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को कास्ट डिवीजन से क्या फायदा होता है। यहीं पर सबसे अनकंफर्टेबल सच है, कास्ट सिर्फ एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्टोरल मैथमेटिक्स भी है। इंडिया का वोटिंग बिहेवियर लार्जली आइडेंटिटी क्लस्टर पर बेस्ड है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कास्ट एक रेडीमेड वोटर सेगमेंटेशन टूल है। जब सोसाइटी कास्ट लाइन पर ऑर्गेनाइज होती है तब कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है, वोट बैंक प्रिडिक्टेबल हो जाता है और इस समय इमोशनल मोबिलाइजेशन पॉलिसी डिबेट से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए हर इलेक्शन में कास्ट सेंसस, कोटा एक्सपेंशन या आइडेंटिटी नैरेटिव सडनली सेंटर स्टेज पर आ जाता है। एक और बात समझो, डिवीजन कभी भी ओपनली क्रिएट नहीं किया जाता, लेकिन इंसेंटिवाइज जरूर होता है। और जब पॉलिटिक्स आइडेंटिटी पर रन होती है तो डेवलपमेंट डिस्कशन बैकग्राउंड में चले जाता है। हमने बिहार का हाल तो देखा ही है, किस तरह से जाति के आधार पर इतने सालों से इतने पॉलिटिशियंस अपनी जनता को गुमराह करते आ रहे थे और जब लोगों को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिहार जहां पर एक समय पर इतने रिसोर्सेज थे, आज के समय में वहां की सरकारों ने उसे पूरा खोखला कर दिया है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, कल गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि ऑल रिजर्वेशन एबॉलिश्ड। सोशल मीडिया का एक सेक्शन सेलिब्रेट करेगा, हेडलाइंस आएंगे कि इंडिया फाइनली मेरिट बेस्ड बन गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होगी। इंडिया में अपॉर्चुनिटी सिर्फ एग्जाम हॉल में डिसाइड नहीं होती, अपॉर्चुनिटी बचपन से स्टार्ट होती है। सोशल क्वालिटी, न्यूट्रिशन, एक्सपोजर, लैंग्वेज कॉन्फिडेंस, कोचिंग एक्सेस, सोशल नेटवर्क्स सब मिलकर कंपटीशन शेप करते हैं। अर्बन इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड स्टूडेंट और रूरल अंडर रिसोर्स्ड बैकग्राउंड का स्टूडेंट टेक्निकली सेम एग्जाम लिख रहे होते हैं, लेकिन प्रिपरेशन इकोसिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अगर रिजर्वेशन अचानक से रिमूव होता है तो शॉर्ट टर्म में एलिट इंस्टीट्यूशंस और ब्यूरोक्रेसी फिर से नैरो सोशल रिप्रेजेंटेशन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब अफर्मेटिव पॉलिसी सडनली रिमूव होती हैं, रिप्रेजेंटेशन गैप क्विकली वापस आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि करंट सिस्टम एकदम परफेक्ट है, मतलब ये है पॉलिसी रिमूवल का भी एक सोशल कॉस्ट होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रिजर्वेशन एक परमानेंट सॉल्यूशन है? रिजर्वेशन जब आया था तो ये एक एंट्री करेक्शन टूल था, डेवलपमेंट इंजन नहीं। अगर आजादी के 70 साल के बाद भी सेम कम्युनिटीज बेसिक एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम काफी डीप में है। एक और बात समझो, रिजर्वेशन सिम्टम ट्रीट करता है, डिजीज को नहीं। रियल इनइक्वालिटी का सोर्स है पुअर स्कूलिंग क्वालिटी, स्किल मिसमैच, रूरल इकोनॉमिक स्टेग्नेशन, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और अर्ली चाइल्डहुड डिसएडवांटेज। अगर फाउंडेशन अनइक्वल रहेगी तो रिजर्वेशन इनडेफिनेटली एक्सटेंड होता रहेगा। इसीलिए डिबेट रिजर्वेशन वर्सेस नो रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि रिजर्वेशन के बाद क्या। अब जरा बाकी देशों की तरफ चलते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ भारत में नहीं है। अमेरिका में भी रेस बेस्ड रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी सालों तक चलता रहा। ब्राजील ने भी रेशियल कोटा अडॉप्ट किए। मलेशिया ने भूमि पुतेरा पॉलिसी इम्प्लीमेंट की इकोनॉमी
इकोनॉमिक बैलेंसिंग के लिए। बट इन सारे देशों में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था, हर देश ने रिजर्वेशन को एक टेम्पररी ऑप्शन सोचा था, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल रियलिटीज ने उसे लॉन्ग टर्म बना दिया। इन सबसे क्या सीखने को मिलता है? इनसे ये सीखने को मिलता है कि जब तक फाउंडेशन इनइक्वालिटी रिड्यूस नहीं होती तब तक कोटास पॉलिटिकली इरिवर्सिबल हो जाते हैं। अब जो लोग यहाँ पर हिंदुइज्म को ब्लेम करते हैं ना, उन लोगों को ये समझना जरूरी है कि हिंदू फिलोसफी का कोर आइडिया क्या है। उपनिषद में लिखा हुआ है कि आत्मा सब में सेम है। इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल लेवल पर हायरार्की मीनिंगलेस है। इसके अलावा भगवत गीता ड्यूटी और सेल्फ रियलाइजेशन की बात करती है, बट सुपीरियरिटी की नहीं। तो फिर ये कठोर कास्ट हायरार्की कहाँ से आई? हिस्टोरियंस का एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, सोशल ऑर्डर ग्रेजुअली ऑक्यूपेशनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कंट्रोल के थ्रू हेरिडिटरी बन गए। ओवर सेंचुरीज रिलीजियस जस्टिफिकेशन अटैच कर दिया, यानी कि फिलोसफी और सोशल प्रैक्टिस दोनों मर्ज हो गए। इसीलिए कुछ लोग हिंदुइज्म को ब्लेम करते हैं, जबकि डिफेंडर्स कहते हैं कि प्रॉब्लम हिस्टोरिकल सोसाइटी थी, स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन नहीं। सच शायद यहीं कहीं बीच में है। आइडियाज भी इन्फ्लुएंस करते हैं और पावर स्ट्रक्चर भी। अब इस सब में जरा सुनो प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि कास्ट होना ही नहीं चाहिए। अब जरा समझो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर कल को कास्ट कम्प्लीटली इरिलेवेंट हो जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स का आधा स्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ये जाती है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को नेगोशिएशन का लेवरेज मिलता है, लीडरशिप पाइपलाइन मिलती है और इलेक्टोरल अर्थमेटिक भी मिलती है। इसीलिए हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, लेफ्ट हो या राइट, कास्ट डेटा और कास्ट मोबिलाइजेशन से कभी भी दूर नहीं जाता। पब्लिकली तो यूनिटी की बात होती है, बट प्रैक्टिकली सेगमेंटेशन चलती रहती है। और जब सिटीजन आइडेंटिटी के बेसिस पर वोट करते हैं, पॉलिटिशियंस आइडेंटिटी के बेसिस पर कैंपेन करते हैं, तो ये बन जाता है एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल। अब मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर ली है, बट सॉल्यूशन क्या है? ऐसे मुद्दों में ना कभी भी कोई एक्सट्रीम सॉल्यूशन काम नहीं करता, ना सडन रिमूवल, ना एंडलेस एक्सपेंशन। इंडिया को एक ट्रांजिशन मॉडल चाहिए। इमेजिन एक 3 लेयर रिफॉर्म। लेयर 1 बेटर टारगेटिंग, रिजर्वेशन मेंटेन हो लेकिन इंटरनल इनइक्वालिटी एड्रेस होती रहे। इसी के अंदर क्रीमी लेयर को भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए। डेटा ड्रिवन पीरियोडिक रिव्यू हो, जो ग्रुप्स अपलिफ्ट हो चुके हैं, जिनको फायदा मिल चुका है, उनका रीअसेसमेंट हो, क्योंकि पॉलिसी स्टैटिक नहीं रह सकती। फिर आता है लेयर 2 सोशल प्लस इकोनॉमिक इंडेक्स। फ्यूचर सिस्टम को ग्रेजुअली कंबाइन करें। सोशल डिसएडवांटेज, इकोनॉमिक कंडीशन, रीजनल बैकवर्डनेस और स्कूलिंग एक्सेस, यानी एक मल्टी डायमेंशनल एक्सेस जहां पर पिछड़े वर्ग की बात हो। इससे डिबेट कास्ट वर्सेस पॉवर्टी से शिफ्ट होकर अपॉर्चुनिटी गैप पर आ सकती है। अब आती है आखिरी लेयर, लेयर नंबर 3 एजुकेशन रेवोल्यूशन। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर गवर्नमेंट स्कूल और अर्ली एजुकेशन वर्ल्ड क्लास हो जाएं, तो रिजर्वेशन की डिपेंडेंसी नेचुरली रिड्यूस हो जाएगी। जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, जैसे साउथ कोरिया, जापान, चाइना की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ग्रोथ के लिए कोटा नहीं दिया जाता। इन्होंने ग्रोथ इक्वल एजुकेशन से अचीव की है। इसका मतलब ये है कि इक्वल स्टार्टिंग लाइन को क्रिएट करना ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अब देखो, ये रिजर्वेशन और कास्ट सिस्टम बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये इशू तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक सोसाइटी इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगी। अब जब हम सोसाइटी लेवल सोल्यूशन की बात करते हैं तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है, कास्ट लॉ से कम सोशल बिहेवियर से ज्यादा सर्वाइव करती है। मैरिज पैटर्न, सोशल ट्रस्ट और कम्युनिटी नेटवर्क, ये सब कास्ट को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इमेजिन करो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हम ये डिस्कस न करें कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा कुल क्या है। जब तक हम इन बातों से हटकर इस बारे में बात करेंगे कि देश का विकास कैसे हो सकता है, तब तक ये कास्ट बेस्ड माइंडसेट खत्म नहीं होगा। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तो रिजर्वेशन तो चलती ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर बहाना मिल जाएगा रिजर्वेशन लेने का। क्योंकि इंडिया का चैलेंज रिजर्वेशन नहीं है, इंडिया का चैलेंज है कि जस्टिस और ग्रोथ एक साथ अचीव करना। क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पर रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े, और वैसा समय किसी पॉलिसी से नहीं आएगा बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटी से आएगा। अच्छा, इन सबके बीच में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, वो है मेरिट। कईयों को कहना है कि रिजर्वेशन मेरिट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, पर यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। मेरिट होता क्या है? क्या मेरिट सिर्फ एग्जाम स्कोर है, या मेरिट एक लॉन्ग प्रोसेस का आउटकम है जिसमें फैमिली बैकग्राउंड, स्कूलिंग क्वालिटी, न्यूट्रिशन, कोचिंग एक्सेस, लैंग्वेज एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस सब इंक्लूड होता है। एक स्टूडेंट जो मेट्रो सिटी में जन्म लिया, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिला, प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड की, इंटरनेट एक्सपोजर मिला, और एक स्टूडेंट जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, परिवार में किसी और ने पढ़ाई नहीं करी, वो पहला बच्चा है जो शायद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका रूरल बैकग्राउंड है, और वो दोनों बच्चे सेम एग्जाम देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का स्कोर डिफरेंट ही आएगा।
और ये डिफरेंस सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं है, यहाँ पर सिस्टमेटिक एडवांटेज भी होता है और यहीं पर रियल डिबेट शुरू होती है कि इक्वल प्रिपरेशन कैसे इंश्योर करें। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि कट ऑफ में इतना बड़ा डिफरेंस है, वो इसी कारण से है। बट क्योंकि ओबीसी के अलावा बाकी कैटेगरीज में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जिन्हें अपॉर्चुनिटी की जरूरत है शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा वो लोग शायद उठा रहे हैं जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। आपको क्या लगता है, क्या रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।